Welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll do the fifth chapter of Learning and Teaching, semester 2nd of B.Ed. So let us begin with the chapter. Learning environment and learning engagement. A learning environment refers to the physical, social, and psychological conditions in which learning takes place. It encompasses everything that affects a learner's ability to acquire knowledge, develop skills, and apply understanding. तो लर्निंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके अंडर लर्निंग जो होता है वो चलता है बच्चों का. बच्चे जो लर्न करते हैं किस कंडीशन में कर रहे हैं, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होता है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट. पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट जिसमें लोकेशन आ जाता है क्लासरूम का या फिर जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं, लैबोरेटरी हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, लेआउट कैसा है, मतलब अरेंजमेंट कैसा है, नॉइज़ है या नहीं, एंड सेफ्टी एंड कंफर्ट. फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारे टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन आ जाता है, पीयर रिलेशनशिप एंड कल्चरल ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन. देन वी हैव साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पे मोटिवेशन कितना है बच्चों के अंदर, एंगेजमेंट कैसा है, सपोर्ट कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से दिया गया है बच्चों को एंड टीचर्स को, वो सब हमारे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है. टेक्नोलॉजिकल में ऑफकोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारे आ जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स, वर्चुअल क्लासरूम जो भी है, डिजिटल रूम, एक्सेस एंड इक्विटी. फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट हमारे क्या क्या हैं. टाइप्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारा पहला आता है फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट. फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारा होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है पूरी तरीके से, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका करिकुलम, उसका असेसमेंट, सब कुछ पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ये सब हमारे फॉर्मल लर्निंग एनवायरनमेंट में आते हैं. इनफॉर्मल में हमारे अनस्ट्रक्चर्ड एंड ऑफन सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जैसे कि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, म्यूजियम हो गया, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस हो गए, जो कि इनफॉर्मल वे में होता है. वर्चुअल एंड ऑनलाइन हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म. ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन प्लस ऑनलाइन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होता है जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग किया जाता है, जैसे लैब्स हो गया, इंटर्नशिप हो गया, ट्रेनिंग हो गया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सब हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एनवायरनमेंट में आ जाता है. एस्पेक्ट और डिस्क्रिप्शन दे दिया है. सेफ एंड इंक्लूसिव हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है वो लर्नर्स फील इमोशनली, फिजिकली सिक्योर, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड. एंगेजिंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, गोल ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी एनहांस्ड होना चाहिए, प्लस कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है. फिर आता है हमारा लर्निंग एंगेजमेंट इन स्कूल. अब लर्निंग एंगेजमेंट इन स्कूल क्या होता है? इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ अटेंशन, कितना अटेंशन और क्यूरियोसिटी है, कितना पैशन है स्टूडेंट्स में, टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के अंदर वो पैशन और मोटिवेशन आए. वॉट इज़ लर्निंग एंगेजमेंट? इट इन्वॉल्व्स हाउ स्टूडेंट्स बिहेव, फील एंड थिंक. बिहेव में आ गया पार्टिसिपेशन एंड एफर्ट, फील में है इंटरेस्ट एंड बिलोंगिंगनेस, एंड थिंक में है स्ट्रैटेजीज, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. टाइप्स ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट में पहला है बिहेवियरल एंगेजमेंट, व्हाट स्टूडेंट्स डू, जैसे कि अटेंशन, पार्टिसिपेशन, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, एफर्ट्स. हाउ टू एनकरेज इट, एक्सपेक्टेशन से, पॉजिटिव बिहेवियर से, स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी के वगैरह बच्चों को करवा के, उस तरीके से हम लोग बिहेवियरल एंगेजमेंट कर सकते हैं. फिर है इमोशनल एंगेजमेंट, मतलब व्हाट स्टूडेंट फील्स, जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द क्लास, पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स टीचर्स, एन्जॉयमेंट होना चाहिए पढ़ाई में. और ये सब कर कैसे सकते हैं? जब टीचर का वार्म एंड केयरिंग नेचर हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, SEL प्रोग्राम यानी सोशल इमोशनल लर्निंग वहाँ पे हो, कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी. कॉग्निटिव एंगेजमेंट में हाउ स्टूडेंट्स थिंक, वो किस तरीके से सोचते हैं, जैसे डिज़ायर टू मास्टर कॉन्सेप्ट, यूज़ ऑफ मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, फिर उसका परसिस्टेंस थ्रू चैलेंजिंग टास्क. और ये सब करा कैसे जा सकता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस करके. ओपन एंडेड का मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा, हर बच्चों से आंसर्स अलग अलग टाइप के लेके एक सबसे अच्छा आंसर जो है या फिर सबको कंबाइन करके एक अच्छा सा आंसर फिर उनको फीडबैक में देना. स्कैफोल्डिंग, एनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग ग्रोथ. यहाँ पे भी फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन एंगेजमेंट का टेबल बना के दे दिया, जो पढ़ाया था उसको एक टैबुलर फॉर्म में दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. फिर वेज ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, किस तरीके से हम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं एक पॉजिटिव प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट. पहला है एस्टैब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड रूटीन. क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हर चीज़. क्लास में एंटर करना, ग्रुप वर्क करना, सबमिटिंग, जो होमवर्क सबमिटिंग करना, वो सब जो होता है क्लासरूम का जो रूटीन है वो क्लियर एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए. फॉस्टर अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. एक रिलेशनशिप जो टीचर और बच्चों का होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी होना चाहिए, अप्रोच कर सकता है बच्चा उस तरीके से टीचर का बिहेवियर होना चाहिए, एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए. Then encourage students' engagement and participation.
इंटरैक्टिव टीचिंग, जैसे यूज स्ट्रैटेजीज लाइक जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गया, जिसमें कि बच्चे एनकरेज हों और खुद पार्टिसिपेट करें। उससे क्या होगा, बच्चों का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। स्टूडेंट का अपना खुद का वॉइस एंड चॉइस होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग उसी तरीके से किया जा सकता है। प्रमोट इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग होना चाहिए। किसी भी कल्चर को लेकर स्पेसिफिक वो सब बुलिंग नहीं होना चाहिए। सबका इंडल्जेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चों का कोई भी कास्ट हो या फिर कुछ भी हो, वो सब भी नहीं देखना चाहिए। और इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड सपोर्ट, टाइमली फीडबैक बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको समझ आए कि उन्होंने कितना अपने पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट किया है, कितना अपने एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट किया है, और अगर नहीं किया उस फीडबैक से वो उसको और ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन ए कंफर्टेबल एंड ऑर्गेनाइज फिजिकल एनवायरनमेंट, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, पोस्टर्स होने चाहिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए, एजुकेशनल चार्ट्स होने चाहिए। तो इस तरीके का एक कंफर्टेबल फिजिकल एनवायरनमेंट होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। यूज़ पॉजिटिव बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन, चिल्लाने के बजाय उनको और ज़्यादा मोटिवेट करो कि किस तरीके से उनके बिहेवियर को उनको रिडायरेक्ट करना है। उनको प्रेज़ करो, उनको बच्चों के सामने प्रेज़ करने से उनको और ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आती है। Then restorative practices. When conflict arises, use restorative conversations to resolve issue and rebuild relationship. मतलब वहाँ पे आप लोगों को इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट्स वहाँ पे आपको कंक्लूजन निकालना है। उस जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, वो टीचर को आना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी थॉटफुली, किस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है, किस लेवल तक का टेक्नोलॉजी क्लासरूम तक जाना चाहिए, वो टीचर्स को अच्छे तरीके से मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेस एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो जितना एक्सपोज बच्चों का होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, कहूत हो गया, कुछ एक ऐप्स होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऐप्स होते हैं, वो सब भी बस क्लास तक सीमित रहना चाहिए। कोलैबोरेशन कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ, रिसर्च के साथ होना चाहिए, वो सब टीचर्स को पूरी तरह से उसका नॉलेज होना चाहिए, प्लस उनको कितना क्लास में एंटरटेन करना है टेक्नोलॉजी को, वो उनको पता होना चाहिए। एनकरेज कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग, ऐसे ऐसे टास्क डिज़ाइन करना जहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक सोशल स्किल अपना बिल्ड कर सके, ठीक है, बच्चे पेयर्स में काम करें, तो उस तरीके से कोलैबोरेट करना, पीयर लर्निंग करने से बच्चों को और जल्दी हर चीज़ समझ आता है। प्रमोट इमोशनल एंड सोशल लर्निंग, SEL, यानी सेल्फ अवेयरनेस एंड रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स, स्ट्रेस रिडक्शन मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ब्रेक देना बच्चों को, जो हम लोग क्लास के बीच में भी ब्रेक देते हैं, दैट इज़ फॉर स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, ताकि बच्चों का स्ट्रेस रिलीज़ हो। कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है पढ़ के, तो बीच में गैप रहने से उनको उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास के लिए वो ऑटोमेटिकली फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। वेज ऑफ क्रिएटिंग इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट टू इंक्रीज लर्निंग। अब सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होगा, अगर बिल्ड ट्रस्ट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, बच्चों की तरफ टीचर्स का एम्पैथी बहुत ज़्यादा होगा, फेयरनेस होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगा, जहाँ पे कुछ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए टीचर्स वो रख सकते हैं, तो उस तरीके से एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है फॉर एन इमोशनली सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। फोस्टर रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी इन द क्लासरूम। देन प्रमोट अ ग्रोथ माइंडसेट, बच्चों का ग्रोथ माइंडसेट टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, उसको कैसे वो और इम्प्रूव करें, गलतियों को उनको किस तरीके से ठीक करना है, वीकनेस को कैसे इम्प्रूव करना है, उस टाइप का ग्रोथ माइंडसेट उनको देना ज़रूरी है। हमेशा अगर बच्चों को कोसते रहोगे, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, यू आर नॉट डूइंग इट वेल, प्लीज़ यू हैव टू लर्न इट मोर, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट गिव देम सम पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट कि ऐसा करने से यू विल नॉट फेल, फेलियर इज़ समथिंग विच मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से कैसे बच्चों को समझाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर एंड इंटरेक्शन, बच्चों के जैसे क्रिएट अ क्लास चार्टर और अग्रीमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग रूल्स अबाउट रिस्पेक्ट, पार्टिसिपेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। बच्चों को ही उनको एक ड्यूटी दे दो कि तुमको डेवलप करना है, तुमको ये रूल्स बनाने हैं कि क्लास में कैसे रिस्पेक्ट करना है दूसरों को, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर बुलिंग तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, ये सब जो है एक क्लियर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बच्चों से कि बुलिंग इज़ नॉट अलाउड, क्या अलाउड है क्या नहीं है, हर बच्चे को क्लियरली इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड चेक-इन्स, ऑब्वियसली टीचर्स को इमोशनल सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको लगता है कि किसी बच्चे का कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, उसको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो टीचर्स को ऑटोमेटिकली समझना बहुत ज़रूरी है। एनकरेज स्टूडेंट्स वॉइस एंड चॉइस, मतलब स्टूडेंट का जो
इम्पोर्टेंस है क्लास में ज़्यादा होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट होते हैं हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो अपना खुद का ब्रेन यूज़ करें, खुद कुछ नया करने की कोशिश करें, और वो तभी हो सकता है अगर स्टूडेंट को एनकरेज किया जाए। इनकॉर्पोरेट सोशल इमोशनल लर्निंग। ठीक है, सोशल इमोशनल लर्निंग मतलब सेल्फ रेगुलेशन, कम्युनिकेशन बच्चों के साथ हर तरीके से बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या होता है, यूज़ जर्नल्स, डिस्कशन सर्कल्स और माइंडफुलनेस टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्सप्लोर देयर फीलिंग्स। क्रिएट अ सेफ एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट, जहाँ पे कि काम एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में बहुत रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। कहीं पे भी हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करने, एनजाइटी नहीं होना चाहिए, अनसर्टनिटी नहीं होना चाहिए। ये सब दूर करके कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको क्रिएट करना है। यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड एनकरेजमेंट। ऑफकोर्स बच्चों को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, और एनकरेज करने के लिए उनको प्रेज़ करना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना है कि हर बच्चे यूनिक होते हैं, हर बच्चों का पढ़ने का, सोचने का तरीका अलग होता है, तो उनको एनकरेज करना है। ट्रेन स्टाफ एंड इन्वॉल्व फैमिलीज़। स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, प्लस फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी इक्वली ज़रूरी है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट से जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स के साथ अगर काम करें तो उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है, उनको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाता है बच्चों के बारे में ना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, which is also known as emotional quotient, is the ability to recognize, understand, manage and use emotions effectively। अपने emotions को effectively use करना, both your own and those of others। It plays a crucial role in building healthy relationship, making thoughtful decisions, handling stress and succeeding in personal and professional life। Definition क्या है इसका, perceive emotion accurately, अंडरस्टैंड इन इमोशंस, मैनेज इमोशन, यूज़ इमोशनल इन्फॉर्मेशन। अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना, उसको समझना, और उसको ओवरकम करने के लिए किस तरीके से आपको बिहेव करना, वो सब समझना इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट आर द 5 की कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद की वीकनेस, स्ट्रेंथ, वैल्यू, ट्रिगर पॉइंट, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद के बिहेवियर को जब आप अच्छे से जानते हैं, खुद के वीकनेस को, स्ट्रेंथ को अच्छे से जानते हैं, खुद के ट्रिगर पॉइंट्स को अच्छे से जानते हैं, तो उसको रेगुलेट करना भी आपको उतने अच्छे से ही आ जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आप अपने इमोशनल वेलबींग आपका क्या है, आप इमोशंस को कैसे करना, क्या क्या आपके इमोशंस हैं, तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मोटिवेशन, बीइंग ड्रिवन टू अचीव गोल्स फॉर इंटरनल रीजंस। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। तो उसके लिए खुद को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंटिन्यूइंग टू स्टडी आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट बिकॉज यू वैल्यू ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे टेस्ट में फेल हो जाते हैं बच्चे, पूरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको वहाँ से पॉजिटिविटी लेना है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा कर सकूँ। एम्पैथी, रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स। दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को हर्ट ना करना, रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, ये सब आना चाहिए, दैट इज़ एम्पैथी। देन सोशल स्किल्स यानी मैनेजिंग रिलेशनशिप विद योर सोसाइटी, विद योर सोशल लाइफ, विद योर फ्रेंड्स एंड पीयर। नाउ व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स, क्यों ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस एकेडमिक सक्सेस के लिए? क्योंकि जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस आपके कंट्रोल में होगा, उतना आप मोटिवेटेड रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बेटर रिलेशनशिप होगा आपका अपने पीयर के साथ, अपने प्रोफेशंस के साथ। लीडरशिप स्किल आपके अंदर, मोटिवेटेड रहोगे, आप इंस्पायर्ड रहोगे, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आप डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर के बिल्कुल भी पास नहीं जा पाओगे। बहुत ही उस चीज़ को कंट्रोल करना, आपको रेगुलेट करना आ जाएगा, और इस वजह से डिसीजन मेकिंग आपका पॉजिटिव होगा। वेज टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? प्रैक्टिस करना है माइंडफुलनेस टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर इमोशन। अपना इमोशंस जानना सबसे पहला एंड प्रायर चीज़ है। रिफ्लेक्ट ऑन योर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड ट्रिगर्स। एक डेवलप करना है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आपको अपना डेवलप करना है। एंगेज इन एम्पैथी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ एंड एक्ट फॉर फीडबैक। नाउ रोल ऑफ कल्चर इन एजुकेटिव प्रोसेस। कल्चर का रोल क्या है? कल्चर शेप्स लर्निंग स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन। सबका लर्निंग स्टाइल और कम्युनिकेशन का जो एक तरीका होता है वो डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन देयर कल्चर, है ना। कम्युनिकेशन नॉर्म सबके अलग, कल्चरल बैकग्राउंड सबके अलग होते हैं। टीचर्स एंड पीयर्स सम हैव डिफरेंट वैल्यूज़, सबके वैल्यूज़ अलग होते हैं, सबके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। कल्चर इन्फ्लुएंसेस वैल्यूज़ एंड वर्ल्ड व्यूज़। Cultural attitude shape how education is perceived, whether it is seen as a path to personal growth, family honor or economic stability। सबका पढ़ाई को देखने का तरीका भी अलग होता है। कोई सोचता है कि एजुकेशन तुम्हारे फ्यूचर बेनिफिट के लिए, कोई सोचता है वो तुम्हारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। एंड कल्चर अफेक्ट्स करिकुलम डिज़ाइन एंड डिलीवरी। जो कल्चर होता है हमारा, वो करिकुलम का भी कंटेंट जो होता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कल्चर। ओके, क्या पर्सपेक्टिव है कल्चर का,
कौन सा साइड जो है पॉलिटिक्स का वो अवॉइड कर रहे हैं, या फिर किस टाइप का कल्चर या कल्चर नॉर्म्स फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से भी करिकुलम चेंज होता है। उसी के हिसाब से लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी चेंज होता है। तो इस तरीके से जो कल्चर होता है वो करिकुलम डिज़ाइन और डिलीवरी में भी बहुत अफेक्ट डालता है। कल्चरल आइडेंटिटी इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स जैसा उनका अगर फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का होगा जहाँ पे लोअर सेल्फ एस्टीम है, तो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली वैसा फीलिंग आ जाता है। तो उनका जैसा एंगेजमेंट होगा, उनका जैसा फैमिली होगा, उनका जैसा सोसाइटी होगा, वैसा उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। कल्चर शेप्स टीचर स्टूडेंट एंड पीयर रिलेशनशिप। तो कल्चर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो रैपो होता है उसको किस तरीके से वो मतलब कैसा रिलेशन है दोनों का, दैट इज़ ऑल्सो समहाउ डिपेंडेंट ऑन कल्चरल शेप्स। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होता है, जैसे कल्चर हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू हैंडलिंग अप्रोच, सबका एक अलग तरीका होता है हर कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना। ग्रुप डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल बैकग्राउंड कैन प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट रिस्पेक्टफुल कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल दिया है जैसे एनकरेजिंग पीयर लर्निंग इन अ कल्चरली अवेयर वे हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड लर्न फ्रॉम वन अनदर। तो एक दूसरे से वो सीख पाते हैं जब डाइवर्स कल्चर को उतना इंपॉर्टेंस दिया जाए। Culturally responsive teaching enhances learning. Adapting instruction. Teachers who use culturally responsive pedagogy tailors lessons to include students' experiences and culture strength. Equity foster करता है, एक ब्रिज बिल्ड करता है, इट कनेक्ट स्कूल लर्निंग विद स्टूडेंट्स लाइव्स। तो उस तरीके से वो जो गैप होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे अ मैथ टीचर माइट यूज़ एग्जाम्पल्स फ्रॉम लोकल ट्रेडिशन और कल्चरल प्रैक्टिस टू टीच कॉन्सेप्ट्स लाइक मेजरमेंट और ज्योमेट्री। Then we have assistive performance, supervised discussions, and reciprocal teaching. Assisted performance in learning and teaching, particularly within the zone of proximal development. It's a concept rooted in work of Lev Vygotsky, a Soviet psychologist. This theory emphasizes the role of social interaction and guidance in cognitive development, suggesting that learning is most effective when it occurs just beyond the learner's current ability with the help of more knowledgeable other सच एज टीचर, पियर और टूल। तो इसके हिसाब से असिस्टेड परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव, वो ज़्यादा अच्छा तब हो सकता है अगर वो मोर नॉलेजेबल लोगों के आसपास हो, जैसे टीचर्स हो, पियर हो, उनका सराउंडिंग हो, उनका सोशल इंटरेक्शन हो, पेरेंट्स का गाइडेंस हो। होता क्या है अब उसके बारे में देखते हैं। असिस्टेड परफॉर्मेंस रेफर्स टू द हेल्प और सपोर्ट अ लर्नर रिसीव्स फ्रॉम अदर व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क दे कैन नॉट येट डू इंडिपेंडेंटली। कुछ टास्क बच्चे खुद नहीं कर सकते हैं तो उनको कौन गाइड करता है? टीचर्स। तो दैट इज असिस्टेड परफॉर्मेंस। दिस सपोर्ट हेल्प्स लर्नर्स डेवलप न्यू स्किल्स एंड ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट मास्टरी। The assistance may come in various forms including modeling, prompting, questioning, scaffolding and feedback. तो किसी भी तरीके से सपोर्ट, चाहे वो टीचर्स दे रहा हो, चाहे वो पेरेंट्स दे रहे हो, चाहे वो ट्यूटर्स दे रहे हों, तो उस टाइप के जो गाइडेंस के अंडर जो बच्चे काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी एक टास्क करते हैं, दैट इज असिस्टेड परफॉर्मेंस। देन वी हैव व्हाट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज द गैप बिटवीन वॉट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड वॉट दे कैन डू विद गाइडेंस और कोलैबोरेशन। मतलब ये वो गैप है कि बच्चे खुद क्या कर सकते हैं और दूसरों के गाइडेंस के साथ क्या कर सकते हैं, वो जो डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में, दैट इज ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लोअर लिमिट ऑफ ZPD क्या होता है? व्हाट द लर्नर कैन डू अलोन, एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल। एंड अपर लिमिट ऑफ ZPD इज व्हाट द लर्नर कैन डू विद असिस्टेंट, यानी पोटेंशियल डेवलपमेंट। एक पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट अगर बच्चों को दिया जाता है, कुछ चीज़ें वो खुद कर पाते हैं, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ ZPD, जो कि वो खुद कर पाते हैं, और कुछ उसमें उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अपने से बड़ों की, अपने टीचर्स की, अपने ट्यूटर्स की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ अपर लिमिट ऑफ ZPD। तो लर्निंग हैपन्स बेस्ट इन दिस जोन, नॉट टू ईजी, नॉट टू हार्ड। देन द 4 स्टेजेस ऑफ ZPD क्या है? असिस्टेंस बाय मोर केपेबल अदर्स। मोर केपेबल कौन है? हमारे टीचर है, ट्यूटर है, पियर है, पेरेंट्स हैं। उनके गाइडेंस में अगर हम करें तो हमारा और ज़्यादा हम केपेबल हो जाते हैं, बच्चे केपेबल हो जाते हैं अपना टास्क करने के लिए। इसका फीचर्स क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है उनको, हाई लेवल ऑफ गाइडेंस मिलता है, एंड लर्नर इमिटेट्स और फॉलोज इंस्ट्रक्शन। अ चाइल्ड लर्निंग टू सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम इज शोन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डू बाय अ टीचर। तो जैसे मैथ्स का भी एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं या फिर करवाते हैं बच्चों से, तो टीचर्स उनको एक एक करके स्टेप्स बताते हैं। तो दैट इज असिस्टेंस बाय मोर केपेबल अदर्स, क्योंकि यहाँ पे केपेबल अदर कौन है? टीचर, और वो किसको असिस्ट कर रहे हैं? बच्चों को।
होता है असिस्टेंस बाय सेल्फ। असिस्टेंस बाय सेल्फ का मतलब कि जैसे पहले वाले स्टेज में हमने देखा कि एक टीचर मैथ्स पढ़ाता है तो उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता है, तो बच्चे उस असिस्टेंस की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। असिस्टेंस बाय सेल्फ मतलब अब जो उनको असिस्टेंस टीचर से मिला था उसी नॉलेज को वो यूज़ करके फर्दर क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है मैथ्स का वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करके कि टीचर ने क्या समझाया था उस चीज़ को याद करेंगे और खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट सेल्फ असिस्ट करके करेंगे। ऑटोमेटाइजेशन ऑफ द स्किल विथ प्रैक्टिस द लर्नर बिकम्स मोर फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट। और इसी तरीके से असिस्टेंस के बाद जब बार बार वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या उस पर्टिकुलर चैप्टर में मास्टर हो जाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। दैट इज ऑटोमाइजेशन ऑफ द स्किल। देन डी ऑटोमाइजेशन एंड रिकर्शन यानी री एंटरिंग द ZPT। When the learner faces a more complex or unfamiliar version of the task, they struggle again and may need assistance. De-automatization मतलब once उनका वो चैप्टर खत्म then they go to the next level जहाँ पे और ज़्यादा उनको complex questions मिलते हैं, then again the entire process it starts from the beginning और ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। यहाँ पे स्टेजेस, कौन असिस्ट करता है, लर्नर का रोल और एग्जाम्पल पूरा टेबल के साथ दिया गया है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी हमने अभी थ्योरी में पढ़ा वो सब इसमें पॉइंट्स में दे दिया है। सुपरवाइज्ड डिस्कशन एक्सप्लेन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग विद इन दी ZPT। सुपरवाइज्ड डिस्कशन होता क्या है? इट्स अ पावरफुल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी दैट अलाइंस क्लोजली विद व्योत्स्की's concept of learning within the zone of proximal development. It involves structured and guided dialogues between learners and a more knowledgeable person or another peer with teacher facilitation. A supervised discussion is a form of collaborative learning जहाँ पे a teacher or facilitator oversees the conversation. Learners engage with each other on a topic or problem. Guidance is provided to ensure productive, meaningful exploration of ideas. तो इसमें क्या होता है, जो पीयर हैं, जो तुम्हारे ही क्लासमेट हो, जो बच्चों के क्लासमेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो टीचर होता है वो एज अ फैसिलिटेटर उनको गाइड करता है, वो पूरा कॉन्वर्जेसन सुनता है, फिर उनको कहाँ पे उनको करेक्ट करना है टीचर्स उनको बताते रहते हैं। इस तरीके से वो उनको एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा अपना कॉग्निटिव स्किल यूज़ करें और एक्सप्लोर करें, और टीचर साथ ही साथ उनको एज अ फैसिलिटेटर जहाँ ज़रूरी है वहाँ फैसिलिटेट करते हैं। ZPT के स्टेजेस जो है असिस्टेंस बाय अदर्स, असिस्टेंस बाय सेल्फ, ऑटोमेटाइजेशन, रिकर्शन, ये भी पूरा टॉपिक्स के साथ इसके जितने भी सुपरवाइज डिस्कशन है उसके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आता है फीचर्स ऑफ इफेक्टिव सुपरवाइज डिस्कशन। क्या क्या फीचर्स हैं इफेक्टिव सुपरवाइज डिस्कशन का? उसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टीचर का एक्टिव फैसिलिटेशन होना चाहिए, वो कंटिन्यूसली टीचर्स को उनको फैसिलिटेट करना है बच्चों को, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ, फिर पार्टिसिपेशन के साथ। स्कैफोल्डिंग मतलब कि जैसे ही लर्नर सीखने लगता है तो धीरे धीरे टीचर अपने आप को वहाँ से फेड कर देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अब कम से कम असिस्ट करें और देखें कि बच्चे खुद कर पाते हैं या नहीं। एनकरेजमेंट ऑफ मेट कॉग्निशन, स्टूडेंट जो होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है। कोलैबोरेटिव मीनिंग होता है जहाँ पे डायलॉग्स एंड को लर्निंग के साथ बच्चे सीखते हैं, अपने पीयर के साथ सीखते हैं। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है एक लिटरेचर क्लास का। ऑब्जेक्टिव है एनालाइज द थीम ऑफ द पावर इन एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। स्टेज 1 में टीचर इंट्रोड्यूसेस डिस्कशन विद गाइडिंग क्वेश्चन। व्हाट डज नेपोलियंस बिहेवियर सजेस्ट अबाउट लीडरशिप? कैन समवन कनेक्ट दिस टू एनी रियल वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट? एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा टीचर ने। स्टूडेंट्स बिगिन शेयरिंग आइडियाज यूजिंग लर्न स्ट्रैटेजीज। आई थिंक या फिर बिकॉज ऐसे बोल के वो कुछ आंसर्स बोलेंगे। Students begin responding to one another, debating interpretations without teacher's intervention. टीचर उसमें इंटरवेंशन नहीं करते हैं, बच्चे अपना कुछ कुछ आंसर्स देते रहते हैं, एक दूसरे को फिर डिबेट की तरह क्वेश्चंस करते हैं। न्यू टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड, प्रोपेगेंडा इन द नोवेल। टीचर प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग अगेन एज स्टूडेंट्स एंटर अ न्यू ZPT। फिर टीचर बताता है कि लेसन ये है, वील बी लर्निंग अबाउट दिस, नोवेल का नाम ये है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टीचर बच्चों को आइडिया दे देते हैं कि अब हम इस नोवेल में इस तरीके से ये टॉपिक कवर करेंगे। बेनिफिट्स क्या होता है इसका? डीप थिंकिंग होता है, सोशल लर्निंग होता है बच्चों का, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में इंप्रूवमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनेबल्स डिफ्रेंसिएशन, द टीचर कैन टारगेट सपोर्ट टू इंडिविजुअल नीड्स। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग यूजुअली हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ये होता क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग इज अ डायलॉग बेस्ड स्कैफोल्डिंग टीचिंग मेथड वेयर द टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक टर्न्स लीडिंग अ डिस्कशन अबाउट अ टेक्स्ट यूजिंग 4 की कॉम्प्रिहेंशन स्टेजेस, जहाँ पे प्रिडिक्शन होता है, क्वेश्चनिंग होता है, क्लैरिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है। इन सब स्टेजेस को यूजुअली हम लोग कॉम्प्रिहेंशन में यूज़ करते हैं कि इस चैप्टर एक जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, क्या क्वेश्चन हमें समझने हैं, खुद को क्लैरिफाई करते हैं और फिर फाइनली समराइज करके हम लोग आंसर्स देते हैं। हाउ रेसिप्रोकल टीचिंग वर्क्स? प्रिडिक्टिंग में क्या होता है?
active prior knowledge and anticipates what comes next. Based on the title, I think this story will be about. इस टाइप का सोचना जो थिंकिंग आ जाता है. क्वेश्चनिंग क्या है? जेनरेट क्वेश्चन टू मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग. वाई डू यू थिंक द कैरेक्टर एक्टेड दैट वे? अगर टीचर पूछता है, देन दैट विल अराइज, देयर द क्वेश्चन विल अराइज एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. क्लैरिफाइंग, रिजॉल्व कन्फ्यूजन अबाउट वर्ड्स, फ्रेजेस और आइडियाज़. कितने सारे कॉम्पिटिशन में फ्रेजेस बहुत रहते हैं. इंग्लिश का तो मेन वही है, फ्रेजेस एंड आइडियाज़ रहते हैं. आई डेंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, व्हाट डज रिलक्टेंट मीन. सोचो एक वर्ड है रिलक्टेंट, उसका मतलब क्या है. तो उस तरीके से खुद को क्लैरिफाई करना. एंड फाइनली समराइज करना, मतलब आइडेंटिफाई एंड रीस्टेट की आइडियाज़ इन ओन वर्ड्स. सो फार द मेन पॉइंट इज दैट कि इस कॉम्प्रीहेंशन में दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. रेसिप्रोकल टीचिंग एंड ZPD, स्टेज बाय स्टेज ब्रेकडाउन है ये. असिस्टेंस बाय अदर्स, टीचर लीड द ग्रुप, मॉडलिंग ईच स्ट्रैटेजी. असिस्टेंस बाय सेल्फ, ये तो हमने जो पीछे पढ़ा एग्जैक्टली वही है. रेसिप्रोकल टीचिंग में भी वही है, वही 4 स्टेजेस हैं एंड द इंटायर प्रोसेस इज सेम. कॉग्निटिव एंड सोशल बेनिफिट्स क्या है? मेटा कॉग्निशन, स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग. वो खुद समराइज करते हैं, खुद सोचते हैं. कोलैबोरेशन होता है जहाँ पे एनकरेज डायलॉग एंड शेयर्ड लर्निंग, बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं तो उनका कोलैबोरेशन बढ़ता है. एंगेजमेंट होता है, दे पार्टिसिपेट मोर और इस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एग्जाम्पल क्या है रेसिप्रोकल टीचिंग का? टेक्स्ट है, अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज. प्रिडिक्शन यहाँ पे क्या होगा? लुकिंग एट द हेडिंग एंड पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक द आर्टिकल विल बी अबाउट. तो बच्चे फिर बोलेंगे कि हाँ दिस इज अबाउट ग्लोबल टेम्परेचर, दिस इज अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज, इस तरीके से, या फिर क्लाइमेट चेंजेस के बारे में. तो क्वेश्चनिंग, स्टूडेंट ए ने क्वेश्चन किया व्हाट कॉजेज द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. क्लैरिफाइंग, स्टूडेंट बी ने बोला आई डेंट अंडरस्टैंड द टर्म ग्रीन हाउस गैसेज. क्लैरिफाइंग मतलब क्वेश्चन पूछना. प्रिडिक्शन, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग के बाद समराइज वो लोग करेंगे. ओके, द लेसन इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज और उसमें हमें ये टॉपिक कवर करना है. दे समराइज एंड देन फाइनली दे ट्राई टू give the answer. Thank you for watching. Stay tuned for more videos.